हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। फर्टिलाइजेशन या निषेचन वो क्रिया है जिसमें पुरुष की टेस्टिस में बने हुए स्पर्म्स और स्त्री की ओवम जो ओवरीज में बने थे, इन दोनों का आपस में परस्पर संयोजन होता है, फ्यूजन होता है। और ये दोनों आपस में मिलते कहाँ पे हैं? फैलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब में ये मिलते हैं। और एक ओवम को फर्टिलाइज होने के लिए केवल एक ही स्पर्म की ज़रूरत पड़ती है। पुरुषों के शरीर में स्पर्म्स हर रोज़ 400 मिलियन के हिसाब से उत्पन्न होते हैं और मैच्योर होते हैं, और एक बार इजैकुलेशन के बाद ये लगभग 24 से 48 घंटे तक ही जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो 1 से 2 दिन तक ये जीवित रह सकते हैं। और इजैकुलेशन के टाइम बहुत से स्पर्म्स जो हैं वो सीमन के द्वारा, सीमन में तैरते हुए वो स्त्री की वेजाइना में एंटर कर जाते हैं। वेजाइना से वो यूट्रस में जाते हैं, यूट्रस से यूट्राइन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये जो सीमन है ये स्पर्म्स को जीवित रहने के लिए उनको जो एनर्जी चाहिए, पोषण चाहिए, वो देता है। और ये अक्षारीय होता है, जिसकी वजह से जो मूत्र मार्ग या यूरिन और जो वेजाइना होती है स्त्रियों की, उसके अंदर के अम्लीयता को ये ख़त्म कर देता है। अम्लीय माध्यम में स्पर्म्स जो हैं वो नष्ट होते हैं, तो अम्लीयता को ख़त्म करने में भी मदद करता है। ठीक है, और अक्षारीय माध्यम में ही वो स्पर्म्स जीवित रह सकते हैं। उसके बाद जब ये स्पर्म्स यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में या यूट्राइन ट्यूब में जाते हैं, तो यूट्राइन ट्यूब की हमने जब संरचना पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था कि इसकी अंदर की दीवार जो होती है उसकी सिलिएटेड लाइनिंग होती है। सिलिया मीन्स रोम, पतले पतले जैसे स्किन पे बाल होते हैं, इस तरह की लाइनिंग होती है, इस तरह से उस पर होते हैं। और इन सिलिया या रोम की डायरेक्शन जो होती है ये यूट्रस की तरफ होती है, क्योंकि ये सिर्फ ओवम को हेल्प करने के लिए होते हैं। ओवम खुद नहीं चल सकता, तो इन सिलिया की डायरेक्शन के साथ साथ चलता हुआ सिलिया उसको आगे धकेलते हैं यूट्रस की तरफ। ठीक है, लेकिन स्पर्म्स को इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। स्पर्म्स को यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाना है। तो ये सिलिएटेड लाइनिंग जो है स्पर्म्स के लिए ज़्यादा मेहनत करवाती है, काम बढ़ जाता है और उसको अपनी चढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है, जिसकी वजह से बहुत कम ही स्पर्म्स जो हैं वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइजेशन है ये ह्यूमंस के अंदर, मनुष्यों के अंदर चांस फैक्टर होता है। चांस फैक्टर इसे किस लिए कहते हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्पर्म्स तो पहुंच गए हैं फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में, लेकिन वहाँ पर कोई भी परिपक्व ओवम नहीं होता है। कई बार तो जब वो ओवम नहीं मिला तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि स्पर्म जो है परिपक्व ओवम के पास नहीं पहुंच पाता, तो भी फिर वो नहीं होता है फर्टिलाइजेशन। लेकिन जब एक स्पर्म ओवम के पास पहुंच जाता है तो स्पर्म की संरचना में तुम्हें बताया था, स्पर्म के बॉडी के 3 पार्ट होते हैं। ऊपर हेड है, बॉडी है और टेल है। टेल उसको चलने में मदद करती है, मूव करने में। और बॉडी में बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी देते हैं चलने के लिए। और हेड में लाइसोसोम होते हैं जो कि ओवम की जो बाहर की दीवार है, बाउंड्री वॉल है, उसको तोड़ देते हैं, जिससे कि स्पर्म ओवम के अंदर घुस सके। ठीक है, जब स्पर्म इस तरह से ओवम में घुसता है उसकी दीवार को तोड़कर, तो इसी क्रिया को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मनुष्यों में ये क्रिया जो है ओव्यूलेशन के लगभग 24 घंटों के अंदर हो जाती है, और इसको होने में आधे घंटे का समय लगता है। हाफ एन आवर में, आधे घंटे में ओवम जो है, स्पर्म और ओवम मिलकर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। और एक अंडे में एक विशेष प्रकार की केमिकल स्मेल सी आती है, जिसकी वजह से रासायनिक पदार्थ की उसमें से सुगंध आती है, जिससे कि स्पर्म उसकी तरफ आकर्षित होता है।
उसके बाद जब ये फर्टिलाइज्ड ओवम जो है ये अब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुई और फर्टिलाइज्ड ओवम फिर वापस यूट्रस की तरफ आना शुरू कर देते हैं। तो इसमें लगभग 1 वीक 1 सप्ताह का समय लगता है और इसके अंदर 1 सप्ताह के अंदर ये यहाँ पे पहुँच जाता है। 1 सप्ताह के अंदर इसको वहाँ पर पहुँचना होता है यूट्रस की दीवार के अंदर अपने आप को स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर पहुंचकर ये माइटोसिस की क्रिया के द्वारा ये फर्टिलाइज्ड ओवम कई छोटी छोटी कोशिकाओं में बढ़ता रहता है और ये फिर गर्भजीव या गर्भजीव का रूप ले लेता है, उसको गर्भजीव कहते हैं। और यूट्रस में पहुंचकर ये एंडोमेट्रियम की दीवार का कुछ भाग खाकर, जैसे हमने दीवार में कुछ टांगना हो तो थोड़ा सा पहले कील को गाड़ने के लिए उसकी दीवार थोड़ी सी टूटती है ना, ग्रिल करते हैं, इसी तरह यहाँ भी एंडोमेट्रियम के कुछ भाग को खा जाता है और फिर ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम है ये अपने आप को कनेक्टिव टिश्यूज़ संयोजित ऊतकों के द्वारा उस स्थान पर अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है और यहाँ पर फिर उसका विकास होता रहता है और फिर पूरी तरह से वो गर्भावस्था के बाद नवजात शिशु का अपना जन्म ले लेता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीपल फर्टिलाइजेशन। मल्टीपल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? जब एक से अधिक बच्चा पैदा होता है। ये 2 तरीके से होता है। कई बार तो एक फर्टिलाइज्ड ओवम जो बना वो तुरंत 2 हिस्सों में बंट जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक हिस्सा जो है वो एक समान होता है, दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं और दोनों अलग अलग जीव के रूप में पनपने लग जाते हैं। दोनों की प्लेसेंटा भी एक ही होती है। इस प्रकार के जो जीव होते हैं दोनों को आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं। ये उसी तरह से है जैसे आपके पास एक बड़ा लड्डू था, उसमें से आपने 2 टुकड़े करके छोटे छोटे 2 लड्डू बना दिए, तो बिल्कुल सब कुछ सेम रहता है। दोनों ही या लड़के होंगे या दोनों ही लड़कियां होंगी और उनकी शक्ल गुण सब मिलते जुलते हैं। ये आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। उसके बाद है कि कई बार किसी स्त्री के शरीर में 1 महीने में 2 ओवम विकसित हो गए, मैच्योर हो गए, तो उन दोनों ओवम को 2 स्पर्म्स ने फर्टिलाइज कर दिया। अब दोनों जो स्पर्म्स फर्टिलाइज हो गए तो वो अलग अलग शिशु के रूप में दोनों ही विकसित होंगे। दोनों की प्लेसेंटा भी अलग अलग होगी और दोनों का सेक्स भी अलग अलग होगा। जरूरी नहीं है दोनों लड़के हों या दोनों लड़कियां हों, हो भी सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक लड़का एक लड़की हो। ठीक है, तो इन्हें हम उनकी शक्ल वगैरह भी नहीं मिलती है, उन्हें हम नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज्ड जो ओवम है इसमें 1 वीक के लिए काफ़ी मात्रा में भोज्य सामग्री होती है, राशन होता है, स्टार्च, प्रोटीन, शुगर जो उनको चाहिए। और उसके बाद वो अपने आप को जब माता के यूट्रस में अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है तो प्लेसेंटा के द्वारा माँ के शरीर से पोषक तत्वों को ग्रहण करता रहता है। ये तो था फर्टिलाइजेशन से के समय ही, उसके बाद ही ये निश्चित हो जाना कि बच्चा सिंगल पैदा होगा, ट्विन्स होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, तो ये मल्टीपल फर्टिलाइजेशन था। इसी समय ये भी निश्चित हो जाता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि जो स्पर्म और ओवम के क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों में 23 क्रोमोसोम हैं। ठीक है, स्त्री के शरीर में 22 सेम एक जैसे होते हैं, 23वां जो क्रोमोसोम है उसमें हमेशा X ही होता है। और पुरुषों के शरीर में जो स्पर्म्स होते हैं उसमें 22 क्रोमोसोम के बाद 23वां क्रोमोसोम या X होगा या Y होगा। अगर वो 23वां क्रोमोसोम स्पर्म का X है तो X क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है ओवम से मिलेगा तो दोनों X हो जाएंगे और लड़की पैदा होगी। अगर स्पर्म के अंदर 23वां क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम है तो वो ओवम के X क्रोमोसोम से मिलकर XY बनाएगा तो लड़का पैदा होगा। हमने इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर मियोसिस कोशिका विभाजन में भी पढ़ा था। मियोसिस कोशिका विभाजन जो स्पर्म और ओवम में क्रोमोसोम की संख्या हाफ कर देता है, 46 से 23 कर देता है मनुष्यों के शरीर में। ठीक है, इसके बाद प्रेगनेंसी का टॉपिक जो है वो हम कल करेंगे। बाकी आप इसको अच्छे से समझ लो, ध्यान कर लो। ओके, बाय।